हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने, एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा, कल हमने सेट देख लिया था, सेट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये भी देख लिया था, सिलेबस देख लिया था। ठीक है, अब इनके आगे आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेकंड सबसेट्स। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे 3 पॉइंट। ठीक है, सिलेबस में इनमें कल हमने चर्चा कर ली थी। सेट क्या होता है, सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, उसको सेट कहते हैं। ठीक है, और सुनिश्चित और सुपरिभाषित जो दो विशेष तरीके के जो दो शब्द है, उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से, इस टाइप से हम उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार की होती है, वो भी हमने देख लिया था, एक सारणीबद्ध रूप और दूसरा नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। इनके एग्जाम्पल भी देखे थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आज आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समुच्चय, इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट है समुच्चयों की समानता। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इक्वल इक्वल सेट। दूसरा पढ़ेंगे तुल्य समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, और चौथा हम देखेंगे एकल समुच्चय क्या होता है, और पांचवा परिमित एंड अपरिमित। अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक है सेट्स, ये हम 5 पॉइंट इसमें पढ़ेंगे।
समुच्चयों के विभिन्न प्रकार में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दो समुच्चयों की समानता। फर्स्ट पॉइंट, दो समुच्चयों की समानता। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी परस्पर या आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो। समुच्चय ए में उपस्थित हो। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि समुच्चय ए और बी एक ही हो। ठीक है, दो समुच्चय ए और बी परस्पर या आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो, अर्थात समुच्चय ए और बी एक ही हो। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी परस्पर समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। ठीक है,
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, अर्थात समुच्चय ए और बी दोनों एक ही हो तो उनको इक्वल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसे ए इक्वल बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज इन मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी गणित की भाषा में यदि ए इक्वल बी x belongs to A if and only if x belongs to B। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, सबसे पहले इस चिन्ह को हम बोलते हैं यदि और केवल यदि। क्या बोलते हैं? यदि और केवल यदि। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये बोलते हैं इंग्लिश में इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं IFF। ठीक है, IFF। इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ एंड ओनली इफ, मतलब इस चिन्ह की बात कर रहा है। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? ओनली इफ। ठीक है, इसका इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि। इसका मीनिंग ये है यदि ए इक्वल बी, मतलब ए और बी समान समुच्चय है तो x ए का भी अवयव होगा, और अगर ये हटा दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ए का अवयव है तो बी का भी अवयव होगा, क्योंकि समान समुच्चय है ना, और x बी का अवयव है तो ए का भी अवयव होगा। मीन्स x ए का भी अवयव होगा और x बी का भी अवयव होगा, सिंपल। ठीक है, अगर x ए का भी अवयव होगा, और ये किसकी बात कर रहा है? सभी x की, ऐसे नहीं किसी एक एलिमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे x क्या है? स्वेच्छ अचर है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए या b कर लीजिए। ठीक है, फॉर ऑल x, ये सभी x की बात कर रहा है। तो आप कोई भी x ले लीजिए, वो a में भी है और b में भी है, तो ये होगा। और अगर ये है, यहाँ से इस स्टेटमेंट से मीनिंग ये है कि a इक्वल बी, ए और b दो समान समुच्चय है, यहाँ पे इक्वल है, तो x a का भी अवयव होगा और x b का भी अवयव होगा। ठीक है, ये गणित की भाषा में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए बराबर माना ए बराबर 1 2 3 और b बराबर वो x आएंगे जो 0 से बड़े और 4 से छोटे। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये समुच्चय निर्माण रूप में मैंने लिखा है, इसको सारणीबद्ध रूप में लिखा है। ठीक है, लिस्टिंग करके। यहाँ पे देखिएगा, नेचुरल नंबर में किस टाइप के अवयव आते हैं? प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 चलते जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये लाइन है
यहाँ पे नेचुरल नंबर लगाना है 1 2 3 4 5 और ये 0, ऐसे लाइन में तो -1 ऐसे चलती है लाइन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x इस प्रकार से होगा, वो x b में होंगे, वो अवयव होंगे b में x जो प्राकृत संख्या हो और इस कंडीशन को संतुष्ट करे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, x 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 आगे कितना भी हो सकता है, और 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो 4 से छोटा, सॉरी 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो इनके बीच में होगा, इस ब्रैकेट के बीच में, इस ब्रैकेट के बीच में ये 3 आ रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों नेचुरल नंबर है तीनों, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा बी में, बी को हम लिख सकते हैं, बी को अब हम सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, A इक्वल B मीन्स व्हाट, A और B दो क्या है, समान समुच्चय है, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एग्जाम्पल 2। माना समुच्चय A इस प्रकार से है कि x अंग्रेजी शब्द FOLLOW का अक्षर है, ठीक है। और B X अंग्रेजी शब्द फ्लो का अक्षर है। ये एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले वाला बुक का एग्जाम्पल नहीं था, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे समुच्चय A और B समान समुच्चय है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों निर्माण रूप या नियम रूप में दे रखा है, तो इनको हम सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। X F भी हो सकता है, O भी हो सकता है, L भी हो सकता है और W भी हो सकता है, ठीक है। अगर A की बात करें तो मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, F O L L O W, क्योंकि मैंने कल एक नियम लिखवाया था कि समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं होती है, किस रूप में, सारणीबद्ध रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे L और L ये पुनरावृत्ति हो रही है, O और O की भी 2 बार आ रहा है तो पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए एक L और एक केवल एक ही बार लिखते हैं इसको, रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। कोई भी अवयव समुच्चय में सारणीबद्ध रूप में रिपीट नहीं होता है, ये मैंने कल एक कंडीशन लिखवाई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है
एंड समुच्चय बी को सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? एफ इसका अवयव हो सकता है, एल भी बी का अवयव हो सकता है, ओ भी हो सकता है और डब्ल्यू भी इसका अवयव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एफ ए का अवयव है, ठीक है, और बी का भी अवयव है, ठीक है, और बी का भी अवयव है, ठीक है। ऐसे ही एल ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। ऐसे ही ओ भी ए का अवयव है और बी का भी अवयव है, और डब्ल्यू भी ए का और बी का अवयव है। तो इनको क्या कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए इक्वल बी, यहाँ से ए इक्वल बी आ गया। बिकॉज परिभाषा से समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो तो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इनको ए इक्वल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा रूप दूसरा कंडीशन, दूसरा टाइप लिखेंगे, तुल्य समुच्चय। ठीक है, क्या? तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तुल्य ठीक है, दो समुच्चय या दो सेट्स ए और बी आपस में तुल्य समुच्चय होंगे। दो समुच्चय ए और बी आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि इनके मध्य एकैकी संगतता यानी 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस विद्यमान हो या हो विद्यमान हो। ठीक है, जैसे क्या होता है, ए कोई समुच्चय है ये जिसमें क्या 4 अवयव है। ठीक है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, इसको 3 और इसको 4। और कोई बी समुच्चय है, इसमें मान लीजिए ई, एफ और जी और एच, ये 4 अवयव है। अब ए का संबंध ई से है, बी का संबंध एफ से है और 3 का संबंध जी से है और 4 का संबंध एच से है। या ऐसे कर लीजिए 4 का संबंध जी से है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 का संबंध एच से है। तो क्या हुआ, एक का एक से ही कनेक्शन है। यहाँ पे ये समझना है, ये संबंध आपने 12th में पढ़ा होगा, 1-1, on-to, एक ही आच्छादक,
ये सब फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये क्या है बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, ए टू बी में, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी बुक में नेक्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ठीक है, संबंध एंड फलन। तो वन वन कोरेस्पोंडेंस अगर विद्यमान हो दो समुच्चय के बीच में तो वो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। नोट लिख लीजिए, यदि समुच्चय ए और बी यदि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय है तो यह हमेशा तुल्य समुच्चय होंगे, ठीक है। परंतु तुल्य समुच्चय है तो आवश्यक नहीं कि यह समान समुच्चय हो। समान समुच्चय हो, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है, यदि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय है तो ये आपस में तुल्य होंगे, ठीक है। क्या होंगे? तुल्य होंगे। परंतु तुल्य है तो आवश्यक नहीं कि ये दोनों समुच्चय परस्पर समान हो, ठीक है। एक होता है यदि दो समुच्चय की कार्डिनलिटी बराबर हो, क्या दो समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो तो समुच्चय तुल्य होते हैं, ठीक है। तो समुच्चय क्या होते हैं, यह हो गया पहला नोट, ठीक है। दूसरा, यदि दो समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या समान हो तो दोनों समुच्चय तुल्य होंगे। क्या? तुल्य होंगे, ठीक है। यदि दो समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या समान हो तो दोनों समुच्चय परस्पर तुल्य होंगे, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखवाता हूं।
माना A इक्वल 1 2 3 और B इक्वल A B C हो तो क्या सेट A एंड B तुल्य होंगे? ठीक है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन क्या होगा? चूंकि यह हम जानते हैं कि समान समुच्चय तुल्य होते हैं। हम जानते हैं कि समान समुच्चय क्या होते हैं? तुल्य होते हैं। ठीक है, और जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो तो वे तुल्य होंगे। ठीक है, अतः सेट A और सेट B आपस में तुल्य है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक चीज और बताइए, आगे जाके पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है ये इसलिए बताया जा रहा है, आगे पढ़ेंगे वैसे इसको, क्योंकि ये यहाँ पे काम आ रहा है कुछ। अब पता नहीं आप 12th में पढ़े थे या नहीं। ये होता है समुच्चय में अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। जैसे समुच्चय A में 1 2 3 4 ये है 4 अवयव है। टोटल कितने? कुल 4 अवयव है। तो सेट A की कार्डिनलिटी 4 है। ठीक है, अब समुच्चय A की कार्डिनलिटी 4 है। ठीक है, और समुच्चय B की कार्डिनलिटी भी 4 है। यानी अगर दो समुच्चय की कार्डिनलिटी समान हो तो समुच्चय क्या कहलाते हैं? आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, आपस में तुल्य होंगे। जैसे नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृत संख्या की कार्डिनलिटी क्या होती है? काई, उसको बोलते हैं काई। ठीक है,
इसको इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही एक्स नॉट काई नॉट, ठीक है। ऐसे ही ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, एक्स नॉट, वही काई नॉट, ठीक है। तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई, बराबर। दोनों कार्डिनलिटी क्या होती है, बराबर। तो एन, चूंकि तुल्य समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से, जो डिब्बे में चिन्ह है उससे। तो एन और जेड यानी प्राकृत संख्या और पूर्णांकों का समुच्चय और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपस में क्या होते हैं, तुल्य होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी कार्डिनलिटी समान होती है। और जिन समुच्चय की कार्डिनलिटी समान होती है, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, ठीक है, मैंने नोट में लिखवाया है, जिन समुच्चय में अवयवों की संख्या समान हो तो वो आपस में तुल्य होंगे, ठीक है। यही मीनिंग है। ये ऐसे क्वेश्चन IIT जेम में आता है, MSc एंट्रेंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि नेट CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है, जब आप MSc कर लोगे उसके बाद, तो उनमें भी पूछे जाते हैं, बहुत जगह पूछे जाते हैं। कार्डिनलिटी एनालिसिस का इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद तीसरा, रिक्त समुच्चय, रिक्त या खाली, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, यहाँ पे रिक्त यानी खाली, एम्प्टी, वॉइड भी बोल सकते हैं खाली को, और नल भी खाली को ही बोलते हैं। अब यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एक भी नहीं है तो सेट ए को रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे समुच्चय एक, पहला एग्जाम्पल है समुच्चय ए खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इस समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं है, पूरा खाली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नल सेट। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। ऐसे ही दो है, जैसे कोई समुच्चय बी है दो, वो इस प्रकार से है कि वो एक्स आएंगे जो 0 से बड़े हो और 1 से छोटे हो, ठीक है। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृत संख्या। x कहाँ से आ रहा है, प्राकृत संख्या का भी अवयव है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में, बेसिकली 0 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, उनके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या अगर हो, प्राकृतिक संख्या हो तो वो इस सेट में आएंगी, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो बी समुच्चय जो है उसमें एक भी अवयव नहीं आएगा, मीन्स ये खाली रहेगा। इसको क्या कहेंगे हम, खाली, रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय।
तो इस टाइप से रिक्त समुच्चय हो गया। अब चौथा हम पढ़ेंगे एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। ठीक है, सॉरी इसको, ये तो अभी चल ही रहा है ना। ठीक है, चौथा एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। यदि सेट ए में केवल एक ही अवयव हो तो सेट ए को एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय एक को क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला कोई सेट ए है और उसमें केवल एक एलिमेंट 1 है तो ये एकल हुआ। ऐसे ही मान लीजिए कोई बी सेट है और उसमें केवल एक ही एलिमेंट 2 है तो ये भी क्या हुआ? ये सब क्या है? एकल, दोनों सिंगलटन सेट है। ठीक है, यानी एकल समुच्चय। ऐसे ही एग्जाम्पल 2, कोई सेट S है, उसमें वो x आ रहे हैं जो x + 3 = 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? अब इस टाइप के भी समुच्चय आ सकता है। यहाँ पे जो ये इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, सबसे पहले इसको सोल्व करो और यहाँ से x का मान निकालो। तो x + 3 = 2, तो x = 2 - 3 = -1, तो क्या आ गया? x = -1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -1 यहाँ से x = -1 आ गया और -1 किसका अवयव है? जेड में आता है ना, पूर्णांकों का अवयव है। ये बोल रहा है पूर्णांकों का अवयव भी होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए x। पूर्णांक x क्या है? जेड का अवयव है। जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। तो x क्या हुआ? एक पूर्णांक हुआ। तो यहाँ पे -1 क्या रहा है? एक पूर्णांक है। अभी √, मान लीजिए 2 आ जाता। √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है, फिर क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तब इस सेट में एक भी नहीं आता इस टाइप से। तो यहाँ पे -1, x का मान कितना आ रहा है? -1। -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि x = -1 रखेंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा और वो एक पूर्णांक भी है। ठीक है, अब -1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो इस समीकरण का
पालन नहीं होगा, इस समीकरण को वो संतुष्ट नहीं करेगा x, ठीक है। तो हम x को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, s बराबर -1, ठीक है। इसमें कितने अवयव आएगा, सेट S में केवल एक अवयव -1 आएगा। तो क्या हुआ, ये एकल समुच्चय हुआ, ठीक है, एकल समुच्चय, ठीक है। ऐसे ये हुआ निर्माण रूप और ये सारणीबद्ध रूप, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही अब हम पांचवा टाइप देखेंगे सेट का, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय, देखिए परिमित और अपरिमित अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब यहां से यदि सेट ए में अवयवों सेट ए में अवयवों की संख्या परिमित हो तो सेट ए को हम परिमित समुच्चय कहते हैं या फाइनाइट सेट कहते हैं। और यदि सेट ए में अवयवों की संख्या परिमित नहीं हो तो सेट ए को अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल एक, जैसे a बराबर 1 2 3 4, ये क्या है, सब परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। ये देखिए यहाँ पे ए में कितने अवयव है, 4, गिन सकते हैं ना इनको, इसलिए ये परिमित हुआ। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। ऐसे ही अगर ये ई कोई सेट है, क्या है ई मीन्स एम्प्टी, ये खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय है कोई, क्या है, रिक्त समुच्चय, रिक्त सेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, परिमित होगा, क्योंकि इसमें अवयव एक भी नहीं है,
मतलब गिन सकते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं परिमित सेट। ऐसे ही सिंगलटन सेट एस कोई है जिसमें अवयव एक अवयव है, ये मान लीजिए ए कोई है, ए से एप्पल ए है, तो ये क्या है, एकल समुच्चय, एकल सेट। ठीक है, इसमें अवयवों को गिन सकते हैं, क्या काउंट कर सकते हैं ना, गिन सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट है इसमें, इसलिए ये क्या होगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित सेट। ऐसे ही अपरिमित के लिए मान लीजिए बी कोई समुच्चय है, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो बहुत सारी होती है, 1 2 3 से लेके चलती जाती है, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट, अपन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए b क्या हुआ, अपरिमित, अपरिमित सेट। ठीक है, ऐसे ही रियल नंबर का सेट जो होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, वो भी अपरिमित होता है, यानी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल। अब आगे हम देखते हैं सबसेट। क्या सबसेट देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसेट। ठीक है, तो सबसेट देखिए, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है, माना A और B दो समुच्चय है, तो सेट A को सेट B का, सेट A को सेट B का, यानी समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय यानी सबसेट, उपसमुच्चय कहते हैं। यदि सेट A के यदि सेट B के सेट B का प्रत्येक अवयव, सेट B का प्रत्येक अवयव सेट A में विद्यमान हो यानी उपस्थित हो। ठीक है, इसे A सबसेट B से व्यक्त करते हैं, व्यक्त। ठीक है,
और यहाँ एक को ए सेट बी का सबसेट है, क्या है, सबसेट है, और बी सेट ए का सुपरसेट, सुपरसेट को हिंदी में बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय है, ठीक है। सेट बी यानी समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या कहलाता है? सुपरसेट, अधिसमुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है? सुपरसेट किसका? ए का, और ए क्या है? सबसेट किसका? बी का। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यदि नोड, यदि ए सबसेट बी हो, यदि ए नॉट इक्वल बी हो और ए सबसेट बी और ए बी का सबसेट हो, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट यानी उचित समुच्चय, उचित समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। केवल यहाँ पे जैसे इक्वल लगा रहे हैं ना, इक्वल नहीं लगा देते, नहीं लगाते, बिकॉज ये अगर इक्वल है ही नहीं तो इक्वल लगाएंगे क्यों, ठीक है। उस कंडीशन में ए क्या होता है? सेट बी का प्रॉपर सबसेट होता है, उचित समुच्चय, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये होता है, इसका एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूँ आपको। जैसे नट जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ए 1 2 3 और बी 1 2 3 और 4, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे ए में बी का ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी का प्रत्येक अवयव नहीं होगा, सेट ए का होगा। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में विद्यमान हो, ठीक है। क्योंकि ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, तब कहेंगे। ये तो हमने उल्टा लिख दिया, बी को सेट ए का उपसमुच्चय कहेंगे। अब ठीक है, पहले मिस्टेक गलती हो गई स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा डेफिनेशन में? सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में विद्यमान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित है, ठीक है, बी में
उपस्थित है, यहाँ से देख लीजिए। और बी में एक एक्स्ट्रा भी है, एक ज़्यादा है 4, ठीक है। तो ए और बी बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्स के ए के सभी के सभी अवयव बी में मौजूद है, तो यहाँ से क्या होगा, ए क्या हुआ, बी का प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा और कितने भी मौजूद हो, जैसे 5, 2 मौजूद हो गए, तब भी यही होगा, ठीक है। अब यदि ये डेफिनेशन इसलिए मैंने थोड़ा मिस्टेक लिखवा दिया था पहले, जैसे एक का बी का प्रत्येक अवयव ए में है, एक भी है, 2 भी है, लेकिन 3 ज़्यादा है ना ए में, तो ये क्या हो गया, बी प्रॉपर सबसेट हो गया ए का। इसलिए थोड़ा उल्टा हो गया, तो मिस्टेक हो गई थी, आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, एक तो सेट ए को सेट बी का उचित समुच्चय उपसमुच्चय कब कहेंगे, जब सेट ए के पर सभी अवयव सेट बी में विद्यमान हो, दूसरा आपस में बराबर नहीं हो। नोट करके लिख लीजिए, सेट ए को सेट बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं यदि, अब 2 कंडीशन, पहला सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ए नॉट इक्वल बी हो, ये आपस में बराबर न हो, समान समुच्चय न हो, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन संतुष्ट करता है तो सेट ए को सेट बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। और इसे किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय और पावर सेट क्या होता है, ये सब आप पढ़ के आना। और रसल पैराडॉक्स क्या होता है, एक कंडीशन होती है कंट्राडिक्शन जिसमें पैदा होता है, यानी विरोधाभास, वो कल हम पढ़ेंगे। रसल पैराडॉक्स के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो केडी कॉलेज का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास और लाइक भी कीजिए, ठीक है, जिससे आपको नए वीडियो टाइम पे मिलते रहे। धन्यवाद।